Assalamu alaikum. Welcome back to CCSK course from Urdu IT Academy. This is lecture number 13 and we will be discussing about domain 9, which is incident response. Objectives of lecture 13 will be we will be discussing incident response life cycle, how the cloud impacts IR, means incident and response, then question and answers based on this domain. ये मुझे सबसे छोटा डोमेन लगा और आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें डिस्कस करने के लिए. द टू मेन थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इंसिडेंट रिस्पांस लाइफ साइकिल एंड हाउ दिस इंसिडेंट रिस्पांस impacts in the case of cloud. So पहला जो टॉपिक है हमें डिस्कस करना है वो है इंसिडेंट रिस्पांस लाइफ साइकिल. इंसिडेंट रिस्पांस लाइफ साइकिल के 4 फेजेस होते हैं. देयर आर 4 फेजेस ऑफ इंसिडेंट रिस्पांस लाइफ साइकिल: प्रिपरेशन, डिटेक्शन एंड एनालिसिस, third is containment, eradication and recovery, and the final one, which is fourth, is post-mortem. पहला है प्रिपरेशन. पहला फेज इंसिडेंट रिस्पांस लाइफ साइकिल का. इस फेज में ऑर्गेनाइजेशन नेसेसरी पॉलिसीज प्रोसीड्योर्स एस्टैब्लिश करते हैं इंसिडेंट रिस्पांस को सपोर्ट करने के लिए. इंसिडेंट के केस में इंसिडेंट रिस्पांस प्लान, रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पर्सन, सिस्टम इन द प्लान, कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन प्लान, ये सब आइडेंटिफाई होता है. कौन सी टूल्स और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी ये भी डिसाइड इसी फेज में होता है. यानी कि कौन सी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी इंसिडेंट के केस में या इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए, वो भी इसी फेज में डिसाइड की जाती है. इंसिडेंट के केस में कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन प्लान का बहुत इंपॉर्टेंस है. बहुत सारे रेगुलेशंस हैं जिसमें जो कि टाइम बाउंड होता है. जिस कंट्री में भी आप हैं, जिस कंट्री में भी आपका सिस्टम है और वहाँ इंसिडेंट हुआ है, आपको वहाँ की गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है, वहाँ के सर्ट को रिपोर्ट करना होता है और उसके कुछ टाइमलाइंस होते हैं जिसके लिए कम्युनिकेशन चैनल का पता होना, कम्युनिकेशन चैनल प्लान इन प्लेस होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. नेक्स्ट है डिटेक्शन एंड एनालिसिस. इस फेज में ऑर्गेनाइजेशन अपने अलर्ट्स जैसे कि एंड पॉइंट सिक्योरिटी का अलर्ट हुआ, IDS IPS का, फायरवॉल का वगैरह का जो अलर्ट्स होता है उसको एनालाइज करते हैं, IOC इकट्ठा करते हैं. सिम टूल्स बहुत हेल्पफुल हो जाता है यहाँ पे. इंसिडेंट के ट्रेसेस इकट्ठे किए जाते हैं. अलर्ट्स वैलिडेट करना होता है कि फॉल्स पॉजिटिव तो नहीं है. अटैक का टाइमलाइन डिसाइड करना, उसका टाइमलाइन डिसाइड करना, उसके अलावा उसके ट्रेसेस से यानी कि टाइमलाइन का जो ट्रेस है उससे पोटेंशियल लॉस का अंदाजा लगाना, नोटिफिकेशन और कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज, ये सब इस फेज में आता है, यानी कि डिटेक्शन एंड एनालिसिस फेज का हिस्सा है. उसके बाद आता है कंटेनमेंट, इरेडिकेशन एंड रिकवरी, जो कि थर्ड फेज है और इस फेज में 3 एक्टिविटीज हैं: कंटेनमेंट, इरेडिकेशन एंड रिकवरी. वंस इंसिडेंट इज कंफर्म्ड, फोकस हमारा होता है कंटेनमेंट का. कंटेनमेंट में सिस्टम को ऑफलाइन करना होता है या नेटवर्क से आइसोलेट करना होता है या कंप्रोमाइज अकाउंट को डिसेबल करना या मलिशियस IP को या मलिशियस डोमेन को ब्लॉक करना. ये सब कंटेनमेंट की एक्टिविटीज है. ऐसा क्यों करते हैं? ताकि इंसिडेंट को फर्दर स्प्रेड होने से बचाया जा सके. अगर आप याद करेंगे कोविड में क्या होता था. कोविड में अगर कोई बंदा कोविड पॉजिटिव है तो उसको आप सबसे पहले क्या करते थे? आइसोलेट करते थे, फिर उसका इलाज होता था. ठीक है. आप ऐसा क्यों करते थे? उसको आइसोलेट करने की वजह यह थी ताकि फर्दर वो कोविड जो है वो फर्दर स्प्रेड ना हो. तो अगर आप कोविड से कोरिलेट करेंगे तो कंटेनमेंट बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा. कंटेनमेंट का क्या कंसेप्ट है, क्यों ऐसा करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है इरेडिकेशन. इरेडिकेशन इस एक्टिविटी में वल्नरेबिलिटी जिसकी वजह कर इंसिडेंट हुआ है उसको पैच करना, मालवेयर रिमूव करना अगर इंसिडेंट की वजह मालवेयर है, ये सब इरेडिकेशन में आता है. इन सब के बाद सिस्टम को नॉर्मल स्टेट में लाना. सपोज कीजिए आपका कोई सिस्टम है, आपका कोई सर्वर है, आपका कोई लैपटॉप है जो कि इन्फेक्टेड था और आपने क्या किया, आपने उसको कंटेन किया एज ए इंसिडेंट रिस्पांस प्लान. आपने उसको कंटेन किया. कंटेन करने के बाद जनरली क्या होता है कि हम उस मशीन को रीमेज करते हैं. रीमेज करने के बाद उस पर दोबारा से उस पर अपने एप्लीकेशन डाला और वापस से उसको सिस्टम को आपने पुट बैक किया नेटवर्क में, जहाँ से आपने उसको आइसोलेट किया था, आपने वापस उसको वहाँ कनेक्ट किया. तो उसमें उस कनेक्ट
मतलब कंटेनमेंट से लेकर वापस दोबारा कनेक्ट करने के बीच में जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो आ जाती है रिकवरी में। इसके अलावा मेजर अगर इंसिडेंट हुआ है कहीं पे, कोई सर्वर आपका इन्फेक्टेड हुआ, आपने सर्वर को रिस्टोर करना है, दोबारा से आपने बैकअप के थ्रू रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये सब रिस्टोर करना, रिकवर करना, ये इसी फेज का हिस्सा है। लास्ट इज पोस्टमार्टम। ये फेज पोस्टमार्टम, लेसन लर्नड या पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है। इस अगर आप देखेंगे तो शायद लेसन लर्नड या पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी के नाम से है ये चौथा वाला फेज एनआईएसटी में। चूंकि क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस ने सीसीएसके के सिलेबस में पोस्टमार्टम का ही वर्ड इस्तेमाल किया, इसलिए मैंने भी इसी को रहने दिया है। इस फेज में आपने इंसिडेंट से क्या सबक हासिल किया, ये इंसिडेंट क्यों हुआ, क्या वजह थी, आगे फ्यूचर में इस तरह के इंसिडेंट नहीं हो, तो वो सब जो मंथन होता है, वो सब जो आप उस पर अपना माथापच्ची करते हैं, वो इस फेज का हिस्सा है, यानी कि पोस्टमार्टम का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाउ द क्लाउड इम्पैक्ट्स आईआर, एसएलए एंड गवर्नेंस। सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी इंसिडेंट के केस में एसएलए जो कि गवर्नेंस का पार्ट होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप पब्लिक क्लाउड में है, पब्लिक क्लाउड में डिफरेंट एसएलए है, सपोर्ट का भी, और उसी पर सपोर्ट के चार्जेस डिपेंड भी करते हैं। अगर आपके पास प्रीमियम सपोर्ट है तो इंसिडेंट के केस में क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से फौरन कांटेक्ट हो जाता है आपका, या आप कह सकते हैं कि फौरन कांटेक्ट करना आसान होता है। हालांकि स्टैंडर्ड सपोर्ट के केस में ऐसा हाल नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एग्री करने से पहले इन सारे सिचुएशंस को ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपको एक दिखाता हूँ अमेजोन का, ये देखिए अमेजोन का सपोर्ट प्लान, डेवलपर, बिजनेस, एंटरप्राइज, ऑन रैम्प, एंटरप्राइज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम देखिए कितना डिफरेंट है। इसका मतलब है कि, और फिर उसी हिसाब से आप देखेंगे ये जो आपको चार दिख रहे हैं, देयर आर 4 कैटेगरी यू कैन सी ऑफ सपोर्ट, द चार्जेस विल डिफर बेस्ड ऑन द फीचर्स प्रोवाइडेड, राइट। तो आपको जो है बेसिकली ये आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप कि आप क्लाउड में हैं, तो इसलिए डिसाइड करने से पहले, यानी कि जो कि आपके गवर्नेंस का पार्ट है, वो ध्यान में रहना चाहिए। यानी गवर्नेंस और एसएलए को, एक गवर्नेंस या एसएलए जो है वो किस तरीके से इम्पैक्ट होता है इंसिडेंट के केस में, इंसिडेंट रिस्पॉन्स के केस में, वो हमने देखा अभी। ठीक है, नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाउड जंप किट। क्लाउड जंप किट जो है बेसिकली वो कलेक्शन ऑफ टूल्स या टूल्स होते हैं जो कि रिमोटली अवेलेबल सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, उससे आपके आर्टिफैक्ट्स वगैरह इकट्ठे करने के लिए यूज होते हैं, एविडेंसेस इकट्ठे करने के लिए यूज होते हैं। ये क्लाउड जंप किट का जो ये खास वर्ड जो है, ये खास टर्म जो है, वो क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस यूज करता है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्लाउड एनवायरनमेंट में लॉग कलेक्ट करना एक पेचीदा मामला है। यू नीड टूल्स टू कलेक्ट लॉग्स, मेटा डेटा फ्रॉम क्लाउड। उसी तरीके से रनिंग वीएम का अगर इमेज हासिल करना हो इंसिडेंट के केस में, तो वैसा आसान नहीं होता है जैसा ऑन प्रेम के केस में होता है। तो कुछ इसलिए कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है, और उन टूल्स को, जो भी टूल्स की ज़रूरत होती है, जिस टूल का इस्तेमाल किया जाता है, उन टूल्स को जो है सीएसए क्लाउड जंप किट का टर्म देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्किटेक्टिंग द क्लाउड एनवायरनमेंट फॉर फास्टर डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन रिस्पॉन्स। तो while designing and architecting your cloud environment, you should keep the faster detection, investigation and response issue in the mind. और उसी हिसाब से डिजाइन एंड आर्किटेक्चर होनी चाहिए। एपीआई कहाँ एक्सपोज्ड है आपके ऐप की, इसलिए थ्रेट मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लाउड आर्किटेक्टिंग के केस में थ्रेट मॉडलिंग के थ्रू आप थ्रेट सोर्सेज और कंटेनमेंट एंड रिमीडिएशन को ध्यान में रखकर डिजाइन कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करना है, और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन आप कैसे करेंगे,
क्योंकि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में आपको चेन ऑफ कस्टडी का इस्तेमाल करना होता है, तो वो सब भी आपको ध्यान में रखना होता है जब आप क्लाउड को आर्किटेक्ट कर रहे हैं या उसको डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड है जो हम डिस्कस करेंगे, वो है डिटेक्शन एंड ऑफ एन एनालिसिस ऑफ IS एंड PAS एंड सर्विस as IS, PAS and SAS, sorry. So above all, remember IS, PAS and SAS के केस में response will not be same. हम इसे पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि IS, PAS और SAS के केस में क्लाउड कस्टमर एंड क्लाउड प्रोवाइडर के पास क्या क्या एक्सेस होता है, और उस वजह से एविडेंस इकट्ठा करने में प्रॉब्लम आ सकती है, और आपको इस पेचीदगी को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है सेफगार्डिंग क्लाउड मैनेजमेंट प्लेन मेटा स्ट्रक्चर। क्लाउड मैनेजमेंट प्लेन या मेटा स्ट्रक्चर ही वो मेन मीडियम है जहां से आप क्लाउड को एक्सेस करते हैं, तो उसको सेफगार्ड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू लॉस्ट कंट्रोल ऑन योर मैनेजमेंट प्लेन और मेटा स्ट्रक्चर, यू लॉस्ट कंट्रोल ऑन योर क्लाउड एनवायरनमेंट। बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हमने डिस्कस किया हुआ है पिछले लेक्चर्स में कि आपका जो बेसिकली रूट अकाउंट होता है, यानी क्लाउड मैनेजमेंट प्लेन को एक्सेस करने का, उसको आप इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह आप जो भी एक्सेस लेवल है उस हिसाब से आप उसमें रोल्स क्रिएट कर रहे हैं, IAM रोल्स या अदर्स रोल्स जो है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट करें, और फिर आप उस तरीके के अकाउंट से आप उसको लॉगिन करें, ताकि आपका क्लाउड का जो मैनेजमेंट प्लेन है, जिसका जो मास्टर या रूट की है, रूट जो एक्सेस है वो आपके पास रहे। सो इन केस ऑफ इंसिडेंट यू कैन just command back with your infrastructure the cloud। ठीक है, लास्ट है रिव्यू और negotiate response time, data support with CSP if required। CSP के यानी कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को SLA में इस बात की गारंटी देनी होती है या गारंटी देनी चाहिए कि इंसिडेंट के केस में क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एडिक्वेट सपोर्ट प्रोवाइड करेगा अपने कस्टमर को, ताकि एंटरप्राइज लेवल का इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान एग्जीक्यूट किया जा सके। इंसिडेंट रिस्पॉन्स के हर फेज में किस तरह सपोर्ट मिलेगा उसका भी डिटेल होना चाहिए। और अगर अगर कस्टमर को लगता है कि लेवल ऑफ सपोर्ट इज नॉट एडिक्वेट विद देयर स्ट्रेटेजी, देन कस्टमर शुड नेगोशिएट SLA सपोर्ट ETC विद द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। मतलब कि अगर आपका जो इन्वायरमेंट है उसकी जो सीरियसनेस है उसको ध्यान में रखते हुए, अगर आपको लगता है कि जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की जो सपोर्ट्स लेवल है या जो सपोर्ट जो आपको दे रहे हैं वो आपके हिसाब से एडिक्वेट नहीं है, तो आप उसमें निगोशिएट कर सकते हैं। आप उसके कस्टमर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ बात कर सकते हैं कि मुझे रिस्पॉन्स टाइम में इतना देर का रिस्पॉन्स टाइम चाहिए, या इतने देर का टैच चाहिए, जिसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। हम ये वर्ड काफ़ी यूज़ करते हैं अगर आप IT को ध्यान में लाएंगे तो। ठीक है, तो ये सब निगोशिएट करना, रिस्पॉन्स टाइम हो, चाहे डेटा हो, चाहे सपोर्ट हो, चाहे जो कुछ भी हो, इन दोनों का जो बिजनेस है, यानी क्लाउड सर्विस क्लाउड कस्टमर के बीच का जो रिलेशन है, उसमें वो किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करेंगे और उसके हिसाब से क्या पेमेंट होगी, वो सब जो है वो उनको डिस्कस कर लेना चाहिए। ये एक डिफरेंट चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ नहीं आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ है इन केस ऑफ क्लाउड। नेक्स्ट है we will see some practice question. What should every cloud customer set up with its cloud provider that can be utilized in the event of an incident? क्लाउड कस्टमर को क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ क्या जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है सेटअप करना चाहिए, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इन द इवेंट ऑफ एन इंसिडेंट? रेमेडिएशन किट, कॉन्ट्रैक्ट, कम्युनिकेशन प्लान, कम्युनिकेशन ऑफिसर। हमने पहले ही यानी कि फर्स्ट फेज जब IR का डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि कम्युनिकेशन प्लान इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कम्युनिकेशन प्लान या कम्युनिकेशन का जो मीडियम होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो सो द आंसर वुड बी हियर द कम्युनिकेशन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लाउड जंप किट? पहला है प्रोसीड्यूर टू फॉलो व्हेन हैंडिंग ओवर एन इन्वेस्टिगेशन टू ए प्रोवाइडर। नहीं, ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। देन ए कलेक्शन ऑफ टूल्स नीडेड टू परफॉर्म इन्वेस्टिगेशन इन ए रिमोट लोकेशन।
एक किट विथ रिक्वायर्ड केबल्स, कनेक्टर्स एंड हार्ड ड्राइव, ये तो कहीं हमने डिस्कस ही नहीं किया है, सो ऑब्वियसली इट इज नॉट. देन हैव एन अपडेटेड रिज्यूम रेडी इन द इवेंट ऑफ आरजे, और एब्सोल्युटली ये भी हमने डिस्कस नहीं किया है, तो ये दो तो है ही नहीं है. द फर्स्ट वन इज आल्सो नॉट. द आंसर वुड बी ए कलेक्शन ऑफ टूल्स नीडेड टू परफॉर्म इन्वेस्टिगेशन इन रिमोट लोकेशन. रिमोट लोकेशन से मकसद यहाँ पर क्लाउड है, यानी कि जब क्लाउड, ऑब्वियसली क्लाउड इज ऑलवेज रिमोट फॉर यू, you always connect cloud remotely. So that is all from lecture 13, or you can say domain 9. Thank you for joining this lecture. See you in the next lecture.